हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। और आप चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस चैनल को, तो आपको क्या कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कर देना है। जिससे क्या होगा, हमें और भी अच्छे कंटेंट बनाने में मदद मिलेगी और हम अच्छी से अच्छी और चीज़ें हम क्या करेंगे, आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या कर देना है, हम चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना है। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक था ITI का ट्रेड हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो उसी के बारे में हम उसके कोर्स के बारे में हम जान रहे थे कि क्या है क्या नहीं, तो कितने चैप्टर्स हैं। तो उन चैप्टर्स के बारे में हम थोड़ी थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे थे। अब बढ़ते हैं हमारे चैप्टर नंबर 26 पर। इससे पहले के सारे वीडियोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। 25 चैप्टर तक, 25वां चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं। वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, आपको वो देख लेना है। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके आएंगे हुए, आपको देख लेना उन चीज़ों को। अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पर। क्या है, 26वां चैप्टर है हमारा, जनरेट अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर मासेस ऑन हेल्थ एजुकेशन। अब क्या करना है, हमारा मेन टॉपिक क्या है, ये टॉपिक बता रहा है कि अब हेल्थ प्रोग्राम करना है आदमियों को जागरूक करने के लिए, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए कि हेल्थ एजुकेशन के बारे में उनको जागरूक करने के लिए, उनको उसके लिए सचेत करने के लिए आपको क्या मतलब एक प्रोग्राम करने का मतलब प्रोग्राम के बारे में क्या करना होगा क्या नहीं प्रोग्राम में, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो इसमें हमें सिखाया जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हमें वहाँ पर क्या किया जाएगा, हमें खुद ये करना नहीं होता है, बल्कि हमारे टीचर उसके बारे में बताएंगे कि चीज़ें इस प्रकार से होंगी और उनको इस तरह से करना है। सारी चीज़ें हमें हमारे टीचर के द्वारा बताया जाएगा। इसमें खुद से हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस करना है तो उनके अकॉर्डिंग हमें बस क्या करना है, काम करते चलना है, जैसे जैसे वो कहेंगे उसके हिसाब से। अब हमारा उसका अंदर के टॉपिक पर आते हैं। अंदर का टॉपिक हमारा है कौन सा, पहला, अंडरस्टैंड इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। अब हेल्थ एजुकेशन जो है उसका आपको क्या करना है, इम्पोर्टेंस को समझना है। मतलब इम्पोर्टेंस के बारे में समझाया जाएगा हमें कि हेल्थ के एजुकेशन देना क्यों ज़रूरी है और क्यों नहीं। अब ज़रूरी तो बहुत सा इसलिए ज़रूरी है कि बिना हेल्थ का, अब हम एजुकेशन दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं हेल्थ के बारे में। जब कोई आदमी हेल्थ के बारे में जानेगा तो उसके बारे में सचेत हो जाएगा, वो अलर्ट हो जाएगा। और अलर्ट हो जाने की वजह से क्या होगा, उसको बहुत सारा दिक्कत नहीं होगा। और जब बहुत सारा दिक्कत नहीं होगा तो बहुत सारा दिक्कत ना होने मतलब हेल्थ से रिलेटेड उसको जब कोई दिक्कत नहीं होगा तो उसको काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही आसानी से करेगा वो। और चीज़ों को वो हमारे देश के लिए और हमारे लिए खुद के लिए वो क्या करेगा, एक बढ़िया चीज़ एक सोर्स बन जाएगा इनकम का, कि वो कमाने लग जाएगा, बढ़िया चीज़ों को करेगा वो। जिससे क्या होगा, देश के लिए भी वो फ़ायदा होगा और वो खुद के लिए भी वो फ़ायदा पहुंचाएगा खुद को। जब वो हेल्थ के बारे में अलर्ट हो जाएगा, हेल्थ के बारे में वो अवेयर हो जाएगा, तब जब वो सचेत हो जाएगा तब। ये बात हो गया। और क्या होगा, इससे शरीर जब उसका बीमार नहीं होगा, तो कोई भी चीज़ को जब रेगुलर करते हैं, उस पर रेगुलर रहते हैं, तो रेगुलर रहने की वजह से उसका हमें रेगुलर बेनिफिट भी हमें बाद में दिखाई देता है, बाद के दिनों में उसका महत्व दिखाई देता है। जो बीमार होता है बार बार, तो उसको क्या होता है, उसको पैसा भी खर्च होता है, ऊपर से उसके शरीर की जो एनर्जी होती है वो भी चली जाती है। क्योंकि क्या करते हैं, जो सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, जो अलग अलग रोगों को जन्म देते हैं, तो वे क्या करते हैं, जो रोग होते हैं, अलग अलग रोग जो होते हैं, उनका अलग अलग कारण होता है कि कुछ जीवाणु क्या करते हैं, हमारी एनर्जी को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, अलग अलग सिस्टम को हमारे ख़त्म कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है। फिर उसको रिकवर करने में बहुत सारा टाइम हमें देना पड़ता है। तो वो टाइम भी गया हमारा, और वो उस टाइम पर हम दूसरा कुछ काम करते जब हम हेल्दी रहते तब। तो इस वजह से उसके बारे में बहुत ही हेल्थ का एजुकेशन देना लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके बारे में हमें कम्प्लीटली यहाँ पर समझाया जाएगा कि इसका इम्पोर्टेंस है ही इतना ज़्यादा है कि इसको हम थोड़े बहुत शब्दों में इसको हम क्या नहीं कर सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। उसको जितना इसके लिए बोला जाए, वो उसके लिए वो टाइम उतना ही ज़्यादा कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस के बारे में, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में डिटेल में जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक सभी चीज़ों के बारे में हम सही एस्टिमेशन या तो कहें कि
सही वाला अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं जब तक हम छोटे छोटे पॉइंट्स को नहीं जानेंगे। और वही छोटे पॉइंट्स क्या करते हैं, बड़े लेवल पर बाद में हमारे लिए हुए प्रॉब्लम को क्रिएट करने लग जाते हैं, प्रॉब्लम हमारे लिए बनाने लग जाते हैं। तो उस प्रकार से प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट ना करें, उन छोटे पॉइंट की वजह से छोटे पॉइंट हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो इसके लिए हमें पहले से क्या करना है, बस अलर्ट रहना है और चीज़ों को सीखते चलना है। तो उसके बारे में हमें सिखाया जाएगा इसमें। अब क्या करना है, आइडेंटिफाई वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्थ इंस्पेक्टर। अब हमें सिखाया जाएगा इस चैप्टर में कि इस चैप्टर का वैल्यू क्या है और कहाँ पर इसका रिक्वायरमेंट होता है। इस हेल्थ इंस्पेक्टर का, जो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो है, इसका रिक्वायरमेंट कहाँ होता है हेल्थ इंस्पेक्टर का। तो उसके बारे में हमें डिटेल में समझाया जाएगा कि उसका काम क्या होगा और कहाँ कहाँ पर उसका अपॉर्चुनिटी होगा उसको काम करने का। हेल्थ इंस्पेक्टर का अलग अलग जगह पर हमने उसको पढ़ा है, हॉस्पिटल में पढ़ा है, फिर हमारे अलग अलग चीज़ों में हमने इसको पढ़ा है जहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे कौन सा प्लान हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम। अब क्या करना है हेल्थ एजुकेशन, तो अब उसके लिए हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम जब करना है हेल्थ एजुकेशन जो चीज़ है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब लोगों को अलर्ट करने के लिए हमें एक हेल्थ एजुकेशन के लिए एक प्रोग्राम करना है, लोगों को अलर्ट करने के लिए, हेल्थ एजुकेशन के बारे में उनको बताने के लिए। तो उसके बारे में हमें यहाँ बताया जाएगा कि कैसे प्लान किया जाता है, कैसे उसके लिए प्लानिंग किया जाता है और कैसे सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे प्रोग्राम्स को हम मैनेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा कौन सा, कंट्रीब्यूट इन हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस। अब आपको क्या करना है, आप हेल्थ एजुकेशन जो अवेयरनेस आप जो प्रोग्राम जब आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम को आप जब करने जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है, अपना भी कंट्रीब्यूशन देना है। मतलब आपको भी उसमें क्या करना है, पार्टिसिपेशन अपना दिखाना है और उसमें अपना योगदान देना है। तो उसके बारे में यहाँ पर समझाया जाएगा कि आप किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं, वहाँ पर खुद में जा करके कर सकते हैं या अलग अलग चीज़ों के अलग अलग किसी चीज़ को हम जब करते हैं तो उसमें अलग अलग पॉइंट होते हैं और अलग अलग जगह पर हम अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो इस तरह से होता है, तो उसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 27वां चैप्टर, इलस्ट्रेट द इम्पोर्टेंस ऑफ राइट बिहेवियर एंड पर्सनल हाइजीन, लर्न इट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन देयर पर्सनल लाइफ एंड सोसाइटी। अब क्या है, जो सही बिहेवियर होता है उसका आपको इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में यहाँ समझाया जाएगा हमें। जब बढ़िया से बिहेवियर, अब सारी चीज़ों के साथ हम बढ़िया से चीज़ों के साथ बिहेवियर करते हैं, अपना व्यवहार अच्छा रहता है, सभी चीज़ों के साथ बढ़िया रहता है, तो इससे क्या होती है, सारी चीज़ें बढ़िया से ठीक से चलती है। नहीं तो क्या होता है, अब गंदी चीज़ें उनके साथ हमारा व्यवहार रहता है, मतलब हम उनके साथ उठते बैठते हैं गंदी चीज़ों के साथ, तो क्या होता है उसी प्रकार से हमारा भी जो व्यवहार होता है वो गंदा हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, फिर चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली फिर बैड होने लग जाती है, बुरी होने लग जाती है। तो उसका भी अपना वैल्यू है, अब उसका अपना भी महत्व है। तो वही चीज़ है कि व्यवहार से हम किसी दूसरे के साथ जब रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम भी कुछ चीज़ें उनसे सीखते हैं। तो यही बात होता है। तो उसके बारे में, तो सही बिहेवियर के बारे, इम्पोर्टेंस के बारे में समझाना, मतलब हमें यहाँ बताया जाएगा। अब नेक्स्ट कौन सा है, अब एक खुद का जो स्वास्थ्य के बारे में बताया जाएगा कि ये क्या क्यों ज़रूरी है और इसका होना क्यों महत्वपूर्ण है उसके बारे में, और उसका हमारे खुद के लाइफ में और हमारे समाज के लाइफ में इसका क्या महत्व है, पर्सनल हाइजीन का, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा। अब आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा, आदमी को भी आप अलर्ट कर सकते हैं, आदमी को बता सकते हैं, सिखा सकते हैं और समाज में आप अपना योगदान दे सकते हैं यदि आप चाहते हैं तो इस तरह से हो सकता है। आप उसके लिए अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं जब आप खुद से स्वस्थ रहेंगे, सब खुद से हेल्दी रहते हैं तब। तो उसके बारे में यहाँ समझाया जाएगा। देखते हैं अब यहाँ पर क्या है क्या नहीं। लर्न इम्पोर्टेंस ऑफ बिहेवियर। अब बिहेवियर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। हमने अभी आपसे कहा कि हम बढ़िया चीज़ों के साथ, मतलब गंदी चीज़ों के साथ जब हम रहते हैं तो मतलब हमारा आसपास गंदा रहता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग हम भी हो जाते हैं गंदे, क्योंकि हमारा वातावरण और हमारा आसपास ही हमारा जो
पर्यावरण है वही हमारा गंदा है तो उसके अकॉर्डिंग हम भी हो जाते हैं, उसी के अनुसार हम भी रहना चाहते हैं। और चूँकि हम उसके आदी हो जाते हैं तो हमें भी साफ़ सुथरे पर अब मन नहीं लगने लगता है। तो उसी कंडीशन में जब जिस प्रकार से एक गंदा आदमी के साथ रहता है और बड़ी और ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो जाता है। जब हम एक अच्छा आदमी बड़ी गंदा आदमी के साथ मिल जाता है तो फिर उसी के जैसा वो बिहेव करने लग जाता है, कुछ कुछ चीज़ों को वो एडॉप्ट कर लेता है उस गंदे आदमी के साथ से, और जिसकी वजह से फिर क्या हो जाती है, चीज़ें फिर बदलने लग जाती है, फिर उसका बुरा प्रभाव पड़ने लग जाता है। तो वही है, बढ़िया से हम चीज़ों के साथ बिहेव करते हैं तो बढ़िया चीज़ों का रिज़ल्ट भी बढ़िया आता है, और गंदी चीज़ों का रिज़ल्ट भी हमें क्या मिलता है, गंदा ही मिलता है। तो उसी प्रकार से उसका इंपॉर्टेंस को हमें समझना है, उसके बारे में हमें डिटेल में समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक कौन सा है, इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर ऑन पर्सनल हाइजीन। अब गंदे चीज़ों के साथ हमारा कॉन्टैक्ट होता है तो इस कंडीशन में क्या होगा, और गंदे चीज़ों के साथ हमारा तालमेल रहेगा, मतलब हमारा उससे वास्ता रहता है, तो इससे क्या होगा, हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। उस इफ़ेक्ट उस पॉइंट का, उन चीज़ों का हमारे ऊपर गंदा इफ़ेक्ट आएगा। अच्छा चीज़ रहेगा तो अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, और गंदा चीज़ रहेगा तो उसका बुरा इफ़ेक्ट हम पर पड़ेगा। ये नॉर्मल सी बात है, इसको कोई भी जान सकता है। तो वही बात है, आपके व्यवहार के हिसाब से भी क्या होता है, चीज़ों का आपके ऊपर निर्भर करता है। अब मरीज़ के साथ हम मरीज़ के साथ जब जाते हैं, जिसको कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब जो ट्रांसफ़र हो सकता है एक आदमी से दूसरे आदमी, वहाँ पर जा कर के अब हम रहते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पर बहुत सारे दिक्कतें हमें आ सकती है। या तो वो डिजीज़ जो होता है हमारे पर वो ट्रांसफ़र हो सकता है, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा तो वो हमारे ऊपर भी आ सकता है। तो इस तरह से हो सकता है। तो अलग अलग जगह पर हमें अलग अलग चीज़ें मिल सकती है। तो जैसे जैसे हम हमारा बिहेवियर के अकॉर्डिंग और हमारे रहन सहन के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास चीज़ें आ जाती है। तो बिहेवियर के अनुसार हमारा स्वास्थ्य भी क्या होता है, हमारे हेल्थ भी उसी के अकॉर्डिंग होता है। बढ़िया चीज़ों के मतलब अच्छे जगहों पर रहते हैं, अच्छी जगहों पर आते जाते रहते हैं हम, या तो कहीं कि जहाँ पर स्वच्छ जगह है, साफ़ सुथरे जो जगह है वहाँ पर जाते हैं, वैसे लोगों के साथ रहते हो, उठते बैठते हैं, तो क्या होगा, हमारा जो खुद का जो स्वास्थ्य होता है वो भी हमारा अच्छा ही होता है। अब नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई बिहेवियरल चेंजेस एज पर एज ग्रुप। अलग अलग जो उम्र वाले आदमियों का जो बिहेवियर होता है वो अलग अलग होता है। बच्चे होते हैं, उनका कुछ अलग टारगेट, उनका कुछ अलग मन होता है, उनका बस खेलना, इधर उधर जाने का इच्छा करना, बस वही रहता है उनका। बट वो दूसरे एज ग्रुप जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं उससे थोड़े बड़े, उनका कुछ अलग माइंडसेट होता है चीज़ों के बारे में, मतलब चीज़ों पर उनका जो मन होता है कुछ अलग होता है। फिर जो टीनेजर्स होते हैं उनका जो मन होता है कुछ अलग होता है। और फिर उसके बाद जो अडल्ट होते हैं जो अब वयस्क जो हो गए होते हैं, 18 के बाद वाले जो होते हैं एज वाले, उनका जो बिहेवियर होता है वो कुछ अलग हो जाता है। फिर जो बूढ़े वाले जो होते हैं, मतलब बहुत बूढ़े भी नहीं, और बूढ़े होने के पास जब पहुंचने वाले होते हैं, तो उनका जो बिहेवियर होता है, सबका बिहेवियर क्या होता है, एज के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है। तो उसके बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर बताया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म। अब क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में हमें समझाया जाएगा। डिफेंस में मैकेनिज़्म ये एक बढ़िया सा चीज़ है। अब कोई आदमी क्रिटिकल चीज़ पर वहाँ पर आ गया है, क्रिटिकल पॉइंट पर आ गया है, अब हेल्थ से रिलेटेड उसको क्रिटिकल पॉइंट पर वो पहुँच गया है, उसको बहुत पेन हो रहा है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो उस कंडीशन में ये डिफेंस मैकेनिज़्म ये करता है कि उसको अनकॉन्शियस कर दिया जाता है। अब कि उसको सचेत, चूँकि क्या होगा, सचेत रहेगा तो उसको बहुत ही दर्द होगा, स्ट्रेसफुल या तो कहीं की पेनफुल सिचुएशन में जब एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो उस कंडीशन को रोकने के लिए कभी कभी मतलब डिफेंस मैकेनिज़्म यूज़ किया जाता है, जिसमें से उसको अनकॉन्शियस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको पेन का क्या होगा, एहसास ही नहीं होगा, उसको फील होगा ही नहीं कि उसको पेन भी हो रहा है। तो ये है हमारा डिफेंस मैकेनिज़्म, उसके बारे में कम्प्लीटली बढ़िया से बताया जाएगा। ये तो हम बस थोड़ा सा ही बस डिस्क्रिप्शन हमने बताया है इसका, इसके आगे भी वो बताएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 28, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट टू टैकल मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन। अब फर्स्ट एड कर देना है आपको, कब,
मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है तब, तो उस टाइम में आपको फर्स्ट एड करना है। उस समय आपको जब इमरजेंसी हो जाता है तब। अब सीपीआर करना है आपको। सीपीआर के लिए हमें बताया जाएगा। अब सीपीआर ये स्पेसिफिक टर्म हो जाता है, तो उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि सीपीआर क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या नहीं, वो जो भी चीज़ है उसके बारे में हमें डिटेल में समझाया जाएगा। फिर फर्स्ट एड के बारे में, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में, इसके बारे में तो कोई भी जानता है और इसके बारे में हमें बताया जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है? बैंडेज के बारे में हमें बताया जाएगा। किसके बारे में? बैंडेज के बारे में। तो उसके टाइप्स के बारे में हमें बताया जाएगा। पट्टी के बारे में, कितने टाइप्स के पट्टी किए जाते हैं और कौन कौन से अलग अलग, चूँकि क्या होता है रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उसका रिक्वायरमेंट जो जहाँ जहाँ होगा उसके अकॉर्डिंग हम अलग टाइप्स, हम बैंडेज के टाइप्स यूज़ करेंगे। जैसा ज़रूरत होगा उसके हिसाब से होगा। अब क्या है, जैसे विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स का अपना यूज़ होता है। वो अलग अलग विटामिन लेने के लिए हमें अलग अलग उसके सोर्स से हमें उसका यूज़ करना पड़ता है, तब जा कर के हमें वो स्पेसिफिक विटामिन हमें फुलफ़िल हो जाता है, मतलब हमें वो कंप्लीट हमें मिल जाता है। जैसे विटामिन ए चाहिए होगा तो विटामिन ए जहाँ से मिलता है, जिन सोर्स से, मतलब जिन चीज़ों को खाने से हमें विटामिन मिलेगा वही चीज़ हम खाएंगे तब जाकर विटामिन मिलेगा, ना कि विटामिन बी वाले खाएंगे तो हमें विटामिन ए कभी भी नहीं मिलेगा। तो जो चीज़ हम खाएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें चीज़ें मिलेंगी। तो उसी प्रकार से ये भी है, जिसका जहाँ, जिस बैंडेज का जहाँ यूज़ होगा उसको वहाँ पर यूज़ किया जाएगा, उसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा हमें कि क्या है क्या नहीं। फिर नेक्स्ट है हमारा परफॉर्म ड्रेसिंग व्हेन नीडेड। अब क्या है, हमारे पास ड्रेसिंग कर देना है जब ज़रूरत पड़ेगा तब। इसके बारे में मतलब ये टॉप पॉइंट है हमारा कि जब ज़रूरत पड़ जाएगा। अब ड्रेसिंग के बारे में हम जाने रहेंगे, सीखे रहेंगे, किए रहेंगे तो आसानी से कर सकते हैं जब ज़रूरत पड़ेगा तब। अब नेक्स्ट है ट्रीटमेंट कैजुअलिटी, ट्रीट कैजुअलिटीज़ प्रॉपरली। अब नॉर्मल मोड में है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अभी पॉइंट पहुंचा नहीं है तो आप उसको ट्रीटमेंट कर दो उसका, मतलब उसको बढ़िया से, उसको क्या करना है, प्रॉपरली उसको ट्रीट करना है बढ़िया से। जब चूँकि लगा हुआ रहेगा तो उसको बढ़िया से ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है? ट्रांसपोर्टेशन एंड केयर ऑफ विक्टिम कैन बी डन। अब क्या करना है, जो लग गया है या तो जो कुछ हो गया है, जिसके साथ दुर्घटना हो गया है उसी को हम विक्टिम बोलते हैं, तो उसको अब क्या करना है, ज़्यादा लग गया है तो उसको जो परफेक्ट जगह है हॉस्पिटल्स है तो वहाँ पर हमें पहुँचाना होगा उनको, या डॉक्टर के घर पहुँचाना होगा उनको। तो उनको क्या करना है, थोड़ा केयर करना है, अदरवाइज़ बहुत सारा दिक्कत हो सकता है उसको। क्योंकि क्या होगा, जो जिसको दिक्कत हुआ है, जिसको एक्सीडेंट हुआ है या तो कहीं कि जिसके साथ दुर्घटना हुआ है तो उसको तकलीफ़ हो रहा होगा, तो तकलीफ़ हो रहा होगा उस कंडीशन में उसको क्या करना है, बढ़िया से थोड़ा केयर करना है। उससे क्या होगा, उसको थोड़ा आराम मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, जिससे वो आसानी से हॉस्पिटल पहुँच सकता है, अदरवाइज़ बीच में ही वो टपक सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा? परफॉर्म फर्स्ट एड प्रोसीड्योर्स इन वेरियस कंडीशंस। अब क्या है, हमारे अलग अलग टाइम पर हमें अलग अलग फर्स्ट एड को हमें क्या करना है, उनको करना है, फर्स्ट एड देना है जब ज़रूरत पड़े तब। तो उसके बारे में हमें यहाँ पर सिखाया जाएगा कि कौन से कंडीशन में हम किस प्रकार का फर्स्ट एड देंगे। क्या होता है, फर्स्ट एड के अलग अलग टाइप्स होते हैं। फायर इमरजेंसी के टाइम हम फायर मतलब कोई आदमी आग में झुलस गया तो उस टाइम हम कौन सा हम फर्स्ट एड यूज़ करेंगे, या तो किसी को शॉक लग गया, इलेक्ट्रिक वाला शॉक, उस टाइम हम कौन सा फर्स्ट एड यूज़ करेंगे, उसके बारे में, सारी चीज़ों के बारे में। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक चिकित्सा, जो फर्स्ट टाइम हम ही देते हैं किसी को, जब कोई एक्सीडेंट हो गया या कहीं जल गया या तो कहीं कि इलेक्ट्रिक उसको शॉक लग गया, तो उस कंडीशन में जो हम फर्स्ट टाइम जब उसको ट्रीटमेंट देते हैं तो उसी को हम बोलते हैं हम फर्स्ट एड। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। हो गया। तो अलग अलग टाइप के हम फर्स्ट एड के हम प्रोसीडर्स करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के फर्स्ट एड होते हैं, तो उसके लिए अलग अलग प्रक्रियाएँ हम यूज़ करेंगे। अब आग से जो झुलस गया उसके लिए हमें अलग फर्स्ट एड देना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक शॉक लग गया है तो उसके लिए अलग देना पड़ेगा। तो अलग अलग चीज़ों के लिए हमें अलग अलग टाइप का हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एड का प्रोसीडर हमें फॉलो करना पड़ेगा, तब जा कर के उसका मतलब उसको जो विक्टिम है उसको रिलीफ मिलेगा, उसको थोड़ा आराम मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें समझाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर में, चैप्टर नंबर 28 के अंदर में। कौन सा ट्रेड? ITI का ट्रेड, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर जो ट्रेड है ITI का, उसके अंदर में हमें सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 29। चैप्टर नंबर 29 हमारा क्या है? असेस इंटेंसिटी ऑफ एनी डिजीज़, रिकॉग्नाइज एंड द डिजीज़ एंड प्रोवाइड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ऑन टाइम टू कंटेन द डिजीज़। अब क्या है,
अब कोई रोग आ गया है तो उसको तो सबसे पहले जानना है आपको कि वो कितना तेज़ी से वो आसपास में जा रहा है। अब अभी यहाँ पर बहुत सारा भीड़ है, 4-5 आदमी हैं, वहाँ पर कोई रोग आ गया है तो हमें पहले तो ये जानना होगा कि वो रोग कितना जल्दी वो ट्रांसमिट हो रहा है, या तो कहीं कि उसका ट्रांसफ़र हो रहा है एक आदमी से दूसरे आदमी में जल्दी, वो बहुत ज़्यादा उसका, तो उसके बारे में हमें पहले जान लेना होगा कि डिजीज़ कैसा है कैसा नहीं, अदरवाइज़ वो हमें भी अपने चपेट में ले लेगा। क्योंकि हम डॉक्टर मान के चलते हैं, हम अभी डॉक्टर हैं और हमारे पास कोई मरीज़ आ गया, उस रोग के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो उस कंडीशन में वो मरीज़ अपने साथ हमें भी लेते चले जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके बारे में हम जानते नहीं हैं। जो चीज़ के बारे में हम नहीं जानते हैं उसके साथ हम मिलजुल के रहते हैं तो फिर वो बड़ी ख़राब चीज़ होगा तो हमारे लिए ख़राब बेड, क्योंकि डिजीज़ जो होते हैं वो ख़राब ही होते हैं, तो वो क्या करेंगे हमारे लिए बेड इफ़ेक्ट फिर हमारे लिए प्रोड्यूस करेंगे, हमारे लिए वो क्या करेंगे बेड इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे फिर तो इस, और उसी बेड इम्पैक्ट की वजह से फिर हमारे लिए वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। तो यही वजह है कि सबसे पहले हमें जानना है उसके बारे में समझ लेना है कि क्या है वो क्या नहीं, वो कितना तेज़ी से फैलता है सबसे पहला बात। फिर उसको समझना है कि वो आखिर है क्या, वो उसके बारे में जानना है कि हाँ यह कौन पर्टिकुलर डिजीज़ कौन सा डिजीज़ है। अब नेक्स्ट है उसके बारे में, अब जब चीज़ों के बारे में जान गए तो उसके बारे में हमें बताया जाएगा कि चूँकि रिसर्च तो बड़े लेवल पर होता है, तो सारी यदि रिसर्च में वो आया हुआ होगा तो फर्स्ट एड उसको उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए कौन से फर्स्ट एड यूज़ किए जाते हैं उसको, तो फर्स्ट एड के बारे में फर्स्ट एड जो होगा वो देने के लिए हमें सिखाया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा, तो फर्स्ट एड जब देंगे तो ताकि क्या होगा, फर्स्ट एड देंगे तो इससे क्या होगा डिजीज़ हमारे कंट्रोल में रहेगा। मतलब फर्स्ट एड देंगे तो वो थोड़ा उसका कंट्रोल हो जाएगा, और कंट्रोल हो जाने की वजह से वो मतलब हमारे अंडर में रहेगा, ना कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, अब फर्स्ट एड दे दिए हैं, पहली बार उसको दे दिए हैं तो थोड़ा सा उसको आराम लगा है। आराम कब लगता है, या तो उस जो रोग के जो कुछ जीवाणु कीटाणु हैं जो भी हैं हमारे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो थोड़े बहुत तो कम हो गए होंगे, या तो कहीं कि जो भी हो गया होगा जिसकी वजह से हमें थोड़ा आराम मिल गया है। तो ये बात है, तो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर अभी चैप्टर के अंदर में बात होगा। अब बढ़ते हैं हमारे अंदर में घुसते हैं ताकि सारी चीज़ों के बारे में हम छोटे पॉइंट के बारे में हम जान पाएँ, ताकि सारी चीज़ें आसानी से क्लियर हो जाएँ और आपको भी समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कौन सा, आइडेंटिफाई सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ेज़। अब क्या करना है, सिम्टम जो डिजीज के अलग अलग डिजीज होते हैं हमारे, अलग अलग रोग होते हैं हमारे, तो उनके बारे में हमें सबसे पहले उनके सिम्टम को समझना होता है। अलग अलग रोग के अलग अलग सिम्टम मतलब लक्षण, अलग अलग लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। तो मलेरिया के अलग लक्षण, डेंगू के अलग लक्षण, फाइलेरिया के अलग लक्षण, फिर हमारा डायरिया के अलग लक्षण, हेपेटाइटिस के अलग लक्षण, तो सबके अलग अलग अपने लक्षण होते हैं। तो अलग अलग रोग के पहले से रिसर्च किया हुआ है तो उस पर आपको बताया जाएगा कि हाँ सिम्टम ये हैं ये वो हैं, सारी चीज़ों के बारे में हमें यहाँ समझाया जाता है। एकदम सिम्टम के बारे में, कौन सा रोग होगा तो कैसे उसमें दिखाया जाएगा, मतलब कौन सा लक्षण उसमें आएगा। अब नेक्स्ट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ डिजीज़ वेदर इट इज़ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल। अब क्या है, हमें रोगों के बारे में बताया जाएगा कि वो रोग आखिर आदमी से आदमी में वो कैसे फैलता है, वो क्या करता है, वो संक्रामक रोग है या तो कहीं कि नॉन संक्रामक रोग है, मतलब वो हवा पानी के द्वारा एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है या नहीं फैलता है, तो उसको बोलते हैं हम संक्रामक। यदि वो फैलता है तो उसको बोलते हैं हवा पानी, मतलब हमारे छींक से गया, या हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो भी उस पानी को यूज़ कर रहा है, उसकी वजह से जब हो रहा है कोई रोग या तो कोई डिजीज़, तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिकेबल, मतलब उसको बोलते हैं हम संक्रामक, या कहीं कि उसको उसको कम्युनिकेबल उसको बोलेंगे, या कम्युनिकेबल बोलेंगे या संक्रामक, हिंदी में संक्रामक और इंग्लिश में कम्युनिकेबल, तो उसको बोलेंगे। तो उसको पहले हमें जानना होगा, हमें बताया जाएगा इस चैप्टर के अंदर में कि कौन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और कौन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसके बारे में हमें समझाया जाएगा एकदम डिटेल में। जैसे सर्दी खांसी जुकाम जो हो गए, ये हमारे खांसने छींकने से और हमारे मतलब वह आसानी से हवा के द्वारा वे फैल जाते हैं हमारे सांस के द्वारा, तो ये इस तरह से ये कम्युनिकेबल रोग हो गए, संक्रामक रोग हो गए। और कुछ जैसे कैंसर हो गया, कैंसर जो होता है कैंसर हो गया हमारा, उसके बाद मलेरिया हो गया, फिर डेंगू हो गया, ये जो होते हैं ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक नहीं फैलते हैं, बल्कि क्या होता है मच्छर जब उसको काटता है डेंगू वाला या
मलेरिया वाला, तब जा कर के होता है, ना कि उसको क्या होता है हवा पानी मतलब हम सांस लेते हैं या तो कहीं की सांस छोड़ते हैं, उसी सांस से जब वो सांस लेता है तो उससे नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन कम्युनिकेबल मतलब असंक्रामक रोग इसको बोलते हैं। आपको बात समझ में आ ही रहा होगा। तो उस प्रकार से उन सारे डिजीज़ के बारे में हमें कम्प्लीटली यहाँ पर बताया जाएगा, एकदम डिटेल में बताया जाएगा, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, गाइड प्रिकॉशंस अंडरटेकन इन एनी डिजीज। अब क्या होता है, अब मलेरिया हो गया है तो उस कंडीशन में हमें उसके गाइडलाइन को हमें फॉलो करना पड़ेगा, मतलब उस रोग को से निपटने के लिए जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी तो उसके लिमिट में हमें रहना पड़ेगा, तब जा कर के वो डिजीज़ क्या होगा, वो मलेरिया रोग जो होगा हमारे कंट्रोल में होगा। अदरवाइज़ वो हमें उसके चपेट में हमें ले लेगा और फिर हमारा लाइफ का हैप्पी एंडिंग कर देगा वहीं पर। तो इसी वजह से क्या करना है, हमें कोई भी हमें चीज़ हो गया है तो उसके बारे में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है हमें सलाह जो देता है, तो उसके बारे में हमें बढ़िया से समझना है कि हाँ ये जो भी चीज़ है वो बढ़िया चीज़ है क्योंकि डॉक्टर ने उसे कहा है। और डॉक्टर क्या होते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस के बाद ही वे बनते हैं, एक वे नॉर्मल डॉक्टर नहीं होते हैं, बल्कि क्या होता है वो बहुत दिन बाद प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के साथ ही साथ उनको पढ़ाया सिखाया भी जाता है। तो इस तरह से बात होता है, तो यही बात है। तो उनके द्वारा जब चूँकि वो प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं तो इसकी वजह से आपको क्या करना है, उनको फॉलो करना है, मतलब उनकी बातों को मानना है, तब जा कर के हमारा जो रोग होता है वो बढ़िया से कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। अदरवाइज़ हमारे व्यवहार की वजह से, हमारे कामों की वजह से या हम गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे लिए फिर से वो हमारे लिए ख़तरनाक हो जाएगा, हमारे लिए हार्मफुल फिर से वो हो जाएगा और इस तरह से हमारे लिए वो बुरा हो जाएगा। आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो इसी वजह से आपको क्या करना है, कोई भी रोग हो जाता है तो उसको पहले आपको मानने के लिए हमें मतलब उसको मानना है, कौन कौन सी चीज़ें उसके बारे में गाइडलाइन के बारे में हमें यहाँ पर समझाया जाएगा ताकि हम उनको अपने साथ में उनको कर पाएँ। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंटेन एनी डिजीज़। अब क्या करना है, कोई रोग हो गया है तो उसको हमें कंट्रोल में करना है। तो उस कंट्रोल में करने के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे, हमें या तो दवाई लेना है, या तो डॉक्टर के साथ मिलना है, या तो सुई लेना है। तो सारे जो भी पॉइंट होंगे ताकि वो हमारा जो रोग होगा वो हमारे कंट्रोल में रहे, तो उसके लिए जो भी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी उसके बारे में हमें डिटेल में समझाया जाएगा। और हमारे पास एक दो रोग नहीं होते हैं, बल्कि हज़ार यहाँ पर रोग हैं और इनकी संख्या रेगुलरली क्या हो रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो क्या है, इन बातों को आप समझ ही रहे हैं, तो हमें सिखाया जाएगा इस चैप्टर के अंदर में, इस टॉपिक के पॉइंट के अंदर में, कि कोई भी रोग हो गया है तो उन पॉइंट को हम कैसे कंट्रोल में करेंगे, ताकि मतलब उन पॉइंट को हम कैसे कंट्रोल करेंगे जिससे क्या होगा, वो पूरा का पूरा जो रोग है वो कंट्रोल में हो जाए। तो उन चीज़ों के बारे में हमें यहाँ पर सिखाया जाएगा ताकि वो रोग क्या हो, हमारे कंट्रोल में रहे और वो आगे बढ़े नहीं, जितना उतना में रहे और धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बारे में हमें कम्प्लीटली यहाँ पर समझाया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 30, फॉलो द गिवन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एंड अंडरस्टैंड इट्स इम्पोर्टेंस। अब क्या है, जो हमें डॉक्टर इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल हमें बताता है, या इम्यूनाइजेशन का जो नियम है, जो शेड्यूल है, उसको हमें फॉलो करना है, मतलब उसको पहले मानना है। अब इम्यूनाइजेशन क्या होता है इसको हम पहले बात कर लेते हैं। इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है आपका, जैसे कोरोना आ गया था, कुछ दिन पहले हमारे पास कोरोना आ गया था। अब चूँकि क्या है, कोरोना के बारे में हमारे शरीर को कभी भी पता नहीं था कि वो उसके वायरस कैसे होते हैं, या तो उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको कभी भी पता नहीं था। बट वहीं पर चेचक आ जाता, या तो कहीं के दूसरे जो डिजीज़ हैं वो आ जाते, तो उसके बारे में उससे हमें लड़ने के लिए पहले से ही हमारे पास, चूँकि वो हमारे पास पहले से था, तो उससे हमारा शरीर लड़ सकता था, उसके बारे में वो जानता है। जिस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम वही काम करता है जो उसके कंप्यूटर जो मेमोरी है वहाँ पर जो भी उसको प्रोग्राम हम देते हैं, जो भी हम कोडिंग करके उसको देते हैं, तो उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग वो काम करता है। उस कोडिंग के अकॉर्डिंग वो एक पॉइंट भी आगे नहीं बढ़ता है। तो उसी प्रकार से हमारे माइंड में और हमारे हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरोधक क्षमता है, या तो कहें कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है उसमें, उस सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर पार्ट भी है, कुछ हार्डवेयर पार्ट भी है। तो जो सॉफ्टवेयर पार्ट रहेगा उसमें क्या होगा, हमारा मतलब जहाँ पर हमारे पास ये जो सूचना होगा, जहाँ पर हमारे पास कलेक्ट रहेगा,
जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कलेक्शन रहेगा, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट रहेगा, वहाँ पर सबसे पहले तो जानना होगा कि उसको कैसे ट्रीट करना है, नहीं करना है। जब उसके बारे में हम पहले से जान रहेंगे तो उसके बारे में पहले से हम क्या करें रहेंगे, अलर्ट रहेंगे। बट हमें पता ही नहीं है उसके बारे में, उसका मुंह किधर होता है, पेट किधर होता है, नहीं होता है, तो क्या होगा, उसको जानने में ही हमारे शरीर को बहुत सारा टाइम लग जाता है। और वही टाइम के अंदर में क्या करता है, वो जो आ रहा था, कोरोना जो आ रहा था, उसके बारे में उसको समझने में ही हमारे शरीर को बहुत सारा टाइम लग जा रहा था। और वही टाइम के अंदर में क्या कर रहा था, कोरोना जो कमज़ोर हो जा रहे थे उनको अपने चपेट में ले रहा था। बाकी जो थोड़े इम्यूनिटी वाले थे, थोड़े मजबूत थे, उनको वो कुछ नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा था, उसको समझने में और उसको कंपेंसेट करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था। तो क्या होता है, पहले क्या होता है, चीज़ों हमारा माइंड भी, हमारा शरीर भी पहले चीज़ों को समझता है। एक बार जब आ गया तो उसको पहले वो समझ लेगा, पढ़ लेगा, और फिर जब वो एक बार में जब उसको हम ख़त्म कर देते हैं तो फिर वो होने का उसको कम चांस रहता है। क्योंकि क्या है, उसके बारे में वो उसको पता चल गया है कि वहाँ ये है, तो उसके बारे में वो अपने तरीके से फिर वो उसको क्या करता है, निपट लेता है। तो इस तरह से होता है। जिस प्रकार से हमारा कंप्यूटर होता है उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग ही काम करता है, ना कि कंप्यूटर ना कि कंप्यूटर के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। तो ये समझना है, बहुत छोटा बात है। अब बढ़ते हैं हमारे, तो उसका इम्पोर्टेंस को समझना है कि इम्यूनाइजेशन क्यों करना ज़रूरी है। अब कोई रोग आ गया, उसके उसके मतलब उसके खिलाफ हम काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो हमको अपने चपेट में ले लेगा और फिर हमें ख़त्म कर देगा, ये बात हो जाता है। तो इसी वजह से क्या करना है, हमारे शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको समय समय से हमें क्या करना है, इंक्रीज करते रहना है। कभी कभी जैसे ज़रूरत पड़े उसके हिसाब से उसको बढ़ाते रहना है। मतलब बढ़िया चीज़ें हमें खाते रहनी चाहिए, ताकि क्या होगा, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो मजबूत होता चला जाए और हमें क्या करे, अलग अलग रोगों से हमें सुरक्षा देता रहे वो। तो यही है हमारा इम्यूनाइजेशन, कि इम्यूनाइजेशन को क्या करना है, हमें मजबूत करते चलना है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में हमें यहाँ बताया जाएगा, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, अंडरस्टैंड दिस इम्पोर्टेंस। अब इम्यूनाइजेशन का क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, उसके बारे में हमें यहाँ पूर्ण कम्प्लीटली समझाया जाएगा। हमने आपसे यही कहा, इम्यूनाइजेशन से क्या होगा, इम्यूनाइजेशन जो होगा उसकी वजह से हमारा इम्यूनाइजेशन हुआ रहेगा तो कोई भी डिजीज़ हमारे पास आएगा नहीं। क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो उस रोग से ऊपर लेवल, उससे लड़ने से लेकर के उसको तो हरा देगा, उसके बाद भी उसके पास और ज़्यादा एनर्जी फिर से रहेगा। मतलब फिर से कुछ एनर्जी बचा रहेगा, मतलब पूरा कम्प्लीटली वो ख़त्म नहीं हो जाएगा। क्योंकि हमने उसको इम्यूनाइजेशन उसको पहले से किया हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसके बारे में हमें, तो इससे क्या होगा, जब हम हमारे शरीर का इम्यूनाइजेशन कर लेते हैं, मतलब कि हमारा प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा चुके रहते हैं, तो इससे क्या होता है, कोई भी रोग आने से पहले आता ज़रूर है बट हमारे अंदर में वो कोलैप्स हो जाता है, पूरी तरह से बर्बाद वहीं पर हो जाता है। क्योंकि क्या होते हैं, वहाँ पर हमारे अंदर में WPC होते हैं, वे उस सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। रोगाणु जीवाणु जो भी घुसते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स उनको ख़त्म कर देते हैं। तो यही बात है, उनको हमें एक्टिव बस करना है। तो इसके लिए कुछ शेड्यूल होता है, आपको बस उसको जानना है। तो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर बताई जाएंगी उस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में भी, जो हम अभी आपको बता रहे थे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, आइडेंटिफाई एज ग्रुप फॉर वेरियस इम्यूनाइजेशंस। अब क्या है, अलग अलग एज ग्रुप के लिए इम्यूनाइजेशंस का अलग अलग तरीका होगा, अलग अलग उसके लिए प्रोसीजर भी होगा, अलग अलग तरीका होगा इम्यूनाइजेशंस का, ताकि उसको क्या हो जाए, क्या हो उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो फिर से और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। जितना उसका प्रतिरोधक क्षमता था उससे और ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता हो जाए, जिससे क्या होगा, मतलब जब भी कोई रोग आएगा तो वो उसे आसानी से लड़ लेगा। तो वही है। और जितने भी ग्रुप है उसके बारे में हमें समझाया जाएगा, इम्यूनाइजेशंस कैसे हमें करना है सभी ग्रुप का, जितने भी एज ग्रुप हैं आदमी का, तो उसके बारे में कैसे उसका इम्यूनाइजेशन करना है उसके बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, अंडरस्टैंड नेचुरल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। अब क्या करता है, प्रकृति भी अपने समय समय से क्या करता है, खुद से इम्यूनाइजेशन करता है, ताकि क्या हो, क्योंकि क्या होता है, प्रकृति में भी टाइम टू टाइम चेंजिंग होते चलता है। तो क्या होता है, सभी चीज़ें जब बदल रही है तो हमारे अंदर में भी चीज़ें क्या होती है, अपने आप फिर नेचर के अनुसार और टाइम के अकॉर्डिंग वो भी चीज़ें बदलती रहती है। और इसी वजह से हमारे अंदर में भी क्या होता है, नेचुरली अपने से प्रकृति के मतलब अनुसार हमारे अंदर में भी क्या होता है, इम्यूनाइजेशन होता है। तो उसके बारे में हमें
समझना होगा। अब ऑटोमेटिक जब हो रहा है तो उसको और ज़्यादा हम एक्टिव कर देंगे तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, ना कि हम फिर बाद में उसको एक्टिव कर दें। तो ये तो क्या होता है, इसको हम दवाई से भी कर सकते हैं और वो हम नेचुरल भी कर सकते हैं। नेचुरली हम आसानी से कर सकते हैं उसको एक्सरसाइज के द्वारा। और आपको खुद से इम्यूनाइजेशन करना है तो क्या होगा, दवाई लेना पड़ेगा, आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा, तब जाके आपका इम्यूनिटी सिस्टम और मजबूत होगा। तो यही बात है। तो अलग अलग तो हमें नेचुरल इम्यूनाइजेशन कैसे और शेड्यूल, मतलब इम्यूनाइजेशन जो शेड्यूल होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि कैसे नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो इम्यूनाइजेशन होता है, प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा पूरा डिटेल में। अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ इम्यूनाइजेशन, अब इम्यूनाइजेशन करना क्यों ज़रूरी है उसके बारे में समझाया जाएगा। इसके बारे में हमने कहा ही जैसे जैसे समय होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें अलग अलग रोग होंगे तो उससे लड़ने के लिए हमें क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा मजबूत होना चाहिए, तब जा कर के उस रोग से हम लड़ सकते हैं। उस रोग से लड़ेंगे, हमारा सिस्टम मजबूत होगा तो हम आसानी से लड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, नहीं लड़ सकते हैं। तो उसके बारे में हमें कम्प्लीटली हमें समझाया जाएगा। तो ये चैप्टर बहुत ही लंबा होने चल रहा है, लंबा होने वाला है, लंबा हो रहा है। तो क्या करते हैं, लेक्चर को यहीं क्लोज कर देते हैं। और क्या करना है, जाते जाते आपको क्या कर देना है, हमारा सपोर्ट करने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना है, ताकि हमें क्या मिले, एक इंस्पिरेशन मिले आपसे, ताकि क्या हो और भी हम अच्छी चीज़ों को आपके लिए लेकर के आते रहें एकदम डिटेल में, ताकि हम आपका करियर को एक सही जगह पर हम क्या करें, आपको एक सही इन्फॉर्मेशन दे पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका क्या करना है, आपका धन्यवाद।